हेलो बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस चैनल। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो मैंने डाल दिया है। आपको कौन सा पसंद है वो आप देख सकते हैं। और ये अभी हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरेबल एक्सेप्टेबल यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें जो आसपास आपके हैं और वो आपकी ज़रूरत पूरी करती हैं, ओके, एग्जाम्पल एयर, वाटर, ये सब रिसोर्सेज है। सो टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से टाइप के रिसोर्स रहते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन को भी दो हिस्से में बांटा गया है, एक है एबॉयटिक और दूसरा है एबॉयटिक। ठीक, तो बॉयटिक और एबॉयटिक क्या है? तब जो भी जिंदा चीज़ें हैं उनको हम बॉयटिक बोलते हैं, जो चीज़ें जिसमें जान नहीं रहते हैं उसको हम एबॉयटिक बोलते हैं बाद में। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, ये दो हिस्से में बांटा गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अभी रिन्यूएबल मतलब क्या है? रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें फिर से हमको मिलने वाली हो, ख़त्म नहीं होने वाली। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें एनवायरनमेंट में लिमिटेड है और वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाली। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओके, तो ओनरशिप को भी चार हिस्सों में बांटा गया है। ओके, एक रहता है इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब पर्सनल नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी, कम्युनिटी ओन रिसोर्स मतलब किसी भी ग्रुप का नहीं तो बहुत लोगों का हिस्सेदारी, और नेशनल रिसोर्स मतलब पूरे नेशन का, कौन से भी एक देश का हिस्सेदारी। इंटरनेशनल बाद में उसमें पूरे वर्ल्ड का हिस्सेदारी। उसके बाद चौथा आता है उसमें बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के, इसमें भी चार हिस्सों में बांटा गया है। एक रहता है पोटेंशियल, दूसरा रहता है डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। तो पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी, बाद में डेवलपमेंट कैसे हम यूज़ कर रहे हैं और भी बेहतर बना रहे हैं। उसके बाद रहता है वो स्टॉक रहता है, स्टॉक मतलब हमारे पास बहुत सारा भंडार में पड़ा हुआ है। रिजर्व, रिजर्व मतलब संभाल के रखा है। तो सभी आप एक एक करके देखेंगे क्या है ये सब। तो पहला जो है बायोटिक के, तो बायोटिक मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें जान रहता है के, एग्जाम्पल ह्यूमन, फ्लोरा एंड फौना मतलब पेड़ और पौधे। उसके बाद एबॉयटिक आता है, एबॉयटिक में जिसमें जान नहीं रहता है, ये वो चीज़ें जिसमें जान नहीं रहता है। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबॉयटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड फिजिकली, केमिकली एंड मैकेनिकल प्रोसेस इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल सोलर एक्सेट्रा। तो रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें वो फिर से हमको मिलने वाली है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली कि जैसे सोलर मतलब सूर्य और पानी, ये हमको फिर से मिलने वाली है। रिसोर्सेज टेक्स में मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जाम्पल मिनरल्स गेट एग्जॉस्टेड विद यूज। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जो कभी ना कभी ख़त्म होने वाली हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोल है वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाले। तो ऐसे मिनरल्स है और फॉसल फ्यूल है वो ख़त्म होने वाले कभी ना कभी। ओके, these are owned privately by the individual are called individual resource. People own plots, cars, houses etc. तो इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब क्या है? जो भी पर्सनल चीज़ें रहते हैं, जो किसी के प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी रहते हैं, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं। जैसा पर्सनल घर होगा किसी का, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्स। तो ये रिसोर्स है वो पूरे समाज का रहता है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, उसको हम कम्युनिटी ओन रिसोर्स बोलते हैं। ऑल दोज रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री इज नॉट ए नेशनल रिसोर्स। ऑल मिनरल्स एंड वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर नेशनल रिसोर्स मतलब क्या है? जो भी बाउंड्री में आते हैं, नेशन के बाउंड्री में आते हैं, वो सब उनका प्रॉपर्टी रहता है। तो वो सब मिनरल्स और वाटर जो है वो सब नेशनल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। ओशन एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज द टेरिटोरियल वाटर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि समंदर में भी हमारा एरिया मार्क किया हुआ है। तो
12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर का हिस्सा जो है उतना टेरिटोरियल वाटर में आता है। वहाँ पर वो फिशिंग भी कुछ भी कर सकता है देश। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स, एग्जाम्पल ओशन। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब जो भी रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड का होता है, कोई भी एक देश उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता, वो पूरे वर्ल्ड का रहता है। जैसे कि ओशन जो हमारा बड़ा समुंदर जो है उसमें कोई भी नहीं जा सकता, परमिशन लेकर ही जा सकता है उधर। ओशन बियॉन्ड 100 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब क्या है? 200 नॉटिकल माइल्स मतलब समुंदर में जो 200 नॉटिकल माइल्स मतलब उसके आगे जो समुंदर है वो एक्सक्लूसिव जोन में आता है, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, तो उसको नाम दिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन करके। रिसोर्सेज विच आर फॉर्म्ड इन द रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात। तो पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या है? जी, पोटेंशियल मतलब हमारे पास बहुत सारा भंडार में है पर हम उसको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, कि उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। एग्जांपल, राजस्थान में जितना धूप और हवा रहता है वहाँ पर वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी कर सकते हैं, पर वो करते नहीं है। ओके, resources which are surveyed and quality and quantity have been determined for utilization is called developed resource, example petroleum। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और हम इसके क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक, जैसा पेट्रोल है, पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, उसका क्वालिटी भी बढ़ा रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल वाटर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? स्टॉक मतलब क्या है कि हमारे पास भंडार में पड़ा हुआ है पर हमको कैसे निकालने का, नहीं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल वाटर क्या किससे बना रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करने का टेक्निक हमारे पास नहीं है। अगर वो अलग करने का हो गया तो हाइड्रोजन बहुत से काम में आ सकता है और ऑक्सीजन भी बहुत से काम आ सकता है हमको। रिसोर्सेज have not been started and these can be used for meeting future requirement is called reserve hydroelectric power। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास भंडार में पड़ी हुई हैं पर हम संभाल के यूज़ कर रहे हैं, उसको हम रिजर्व बोलते हैं। ठीक, जैसे वो पानी तो हमारे पास भरपूर है तो हम डैम बना सकते हैं जिधर चाहिए उधर, पर हम बना नहीं रहे, जितना चाहिए उतना ही बना रहे हैं। हम आगे के लिए रखें, हमको समझो ज़रूरत पड़ी तो ही हम वो यूज़ करेंगे करके। तो प्रॉब्लम कॉज इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसके वजह से क्या होने लगा है? तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहला पॉइंट तो ख़त्म होने का आ गया है सब, ओके, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो रहा है। बाद में दूसरा जो है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स और मेक द रिच एंड पुअर। तो थोड़े ही हाथों में लेके चला जाता है, मतलब ग्रीडी जो लोग रहते हैं वो सब अपने को पहले ही ले लेते हैं महंगा और बाद में वो महंगाई में बेचते हैं। तो क्या होता है? उसकी वजह से पुअर लोग जो रहते हैं उनको लेने को नहीं होता है और बाद में वो और भी पुअर बन जाते हैं। ठीक, तो रिच का रिच ही रह जाता है और पुअर का पुअर बन जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है? हम ऐसे जल्दी वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से बहुत सारा तकलीफ़ें पैदा हो रही है, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब हमारा प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो क्या बोल रहे हैं? सबको समांतर सबको मिलना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है? झगड़ा हो सकता है और सब अशांति फैल सकता है, सब जगह पर सब लोग स्ट्राइक भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है बोल रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या है? रिसोर्स यूज़ करके डेवलपमेंट करने का, पर ऐसा नहीं करने का वो ख़त्म हो जाए, ठीक, और फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा, इसलिए वो ख़त्म करने का जल्दी से जल्दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बोल रहे। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया इम्पोर्टेंट। ओके, तो प्लानिंग इंडिया में बहुत ज़रूरी है बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश है जिसमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ क्लाइमेट और रीजन्स है। जैसे कश्मीर में जाएंगे तो बर्फ़ है,
बाकी की जगह जाएंगे तो बारिश होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है बोल रहे हैं। देखेंगे कैसे। कैसे देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि थोड़े स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक रिसोर्सेज उसके पास भंडार में पड़े हुए हैं, पर दूसरा जो रिसोर्स उनको चाहिए वो नहीं है। जैसे अंदर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर बारिश बहुत होते हैं, पानी की समस्या नहीं है, पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर कुछ बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं है। ठीक, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, गर्मी और यहाँ पर हवा बहुत चलती है, तो यहाँ पर विंड एनर्जी कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्या है, पानी की समस्या है, इधर पानी ज़्यादा नहीं मिलता है। ओके, तो ऐसे देर आर रीजन्स विच आर कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन रिसोर्सेज, एग्जांपल झारखंड एंड छत्तीसगढ़, और ज़रूरत के हिसाब से उनको वहाँ पर मिलते हैं रिसोर्सेज, नहीं तो मिनरल्स मिलते हैं। So there are regions which have acute shortage of vital resources, for example cold desert in Ladakh. So ऐसे भी थोड़े देश हैं जहाँ पर उनको ही पहुँचता नहीं रिसोर्सेज, उनको ही दूसरों से खरीदना पड़ता है बोलते हैं। एग्जांपल लद्दाख है, तो लद्दाख में क्या है, वहाँ पर बर्फ़ बहुत गिरती है और वहाँ पर कल्चरल संस्कृति जो है वो बहुत ही फेमस है, तो टूरिस्ट पे वहाँ पर जाते हैं, पर बाकी के कुछ भी नहीं, मिनरल्स भी उनके पास कुछ नहीं है। सो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया इन्वॉल्व, सो रिसोर्स अभी प्लानिंग करना है तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लिखना पड़ता है तो वो देखेंगे हम। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, इन्वॉल्व का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब ढूंढेंगे क्या क्या मिलता है करके। तो इसमें क्या आता है, सर्वे, मैपिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब हम वहाँ पर देखेंगे, कितना मिलता है, कहाँ पर मिलता है, वो सब हम देखेंगे पहले। ओके, दूसरा जो स्टेप रहता है जिसमें इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोलमेंट विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। सो एक बार हमको पता चल गया कि वहाँ पर कुछ मिलता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऑफिस डालेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे मतलब मशीनरी लाएंगे, स्किल लाएंगे मतलब कोई भी साइंटिस्ट नहीं तो किसी भी इंसानों को वहाँ पर काम को लगाएंगे जो स्किलफुल हो गए, और इंस्टीट्यूशन मतलब ऑफिस बांधेंगे वहाँ पर। ओके, थर्ड पॉइंट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान। मतलब इसका मतलब क्या है, उस चीज़ निकालने में इंडिया का क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी हम उसमें मैचिंग करेंगे। ओके, mere availability of resources in the absence of correspondence change in technology and institution may hinder the development। ओके, इसका मतलब क्या है, सिर्फ रिसोर्सेज मिलने से और टेक्नोलॉजी नहीं होने से, मतलब दोनों साथ साथ होना चाहिए बोल रहे हैं, एक मिलने से काम नहीं होने वाला है, मतलब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों साथ साथ काम करेंगे तभी हो जाएगा। ओके, सो देखेंगे कैसे। सो देयर आर रीजन्स इन विच कंट्री that have reach in resources but are included in the economic backward region। तो ऐसे भी देश है बोल रहे हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत मात्रा में पड़े हुए हैं पर उनके पास इकोनॉमिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। और देर आर कंट्रीज सम रीजन्स विच आर पुअर इन सम रिसोर्सेज बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप। सो ऐसे भी स्टेट्स है बोल रहे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ओके, तो दोनों साथ में होना चाहिए तभी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं बोल रहे हैं। तो रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया, तो रिलीफ फीचर मतलब क्या, हमारे पहाड़ जो भी लैंड का सोर्सेज है, जिस तरह से लैंड हमको मतलब ज़मीन देखने को मिलता है वो सब हमारे रिलीफ रहते हैं। मतलब पहाड़ पे होगा, बाद में झरने के पास होगा, बाद में ये सब तरह तरह का ज़मीन जो रहता है वो हमारा रिलीफ फीचर रहता है। ओके, तो अबाउट 43% ऑफ द लैंड इज़ प्लेन लैंड एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो 43% जो हमारे देश का है इंडिया का वो प्लेन लैंड है, मतलब सपाट ग्राउंड की तरह, तो उस पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कुछ भी बांधने के लिए अच्छा होता है। ठीक, माउंटेन अकाउंट 30%, पेरिनल फ्लो एंड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल। सो माउंटेन जो रहता है वो हमारे पास 30% है, और पेरिनल फ्लो मतलब वहाँ से नदियाँ तैयार होती है और वो क्या होता है टूरिस्ट के लिए अट्रैक्ट करते हैं, और इकोलॉजी मतलब जानवरों के लिए जंगल ये रहने के लिए अच्छा होता है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है। तीसरे जो है वो 27% ऑफ द एरिया इज
कंट्रीज प्लेटो रीजन। तो तीसरा है 27% है प्लेटो एरिया। प्लेटो एरिया मतलब चट्टान को काटा रहता है ऊपर से, फ्लैट जगह रहता है, उसको हम प्लेटो रीजन बोलते हैं। सो द प्रोसेस रिच इन रिजर्व मिनरल फॉसल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, आयरन और भी ऐसा, फॉसल फ्यूल्स कोल भी ऐसा, और फॉरेस्ट जो जानवरों को रहने के लायक रहता है ये। ओके, सो ये आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। देखो एग्जांपल्स भी आ सकता है आपको एग्जाम में। बाद में लैंड यूटिलाइजेशन, तो लैंड किस किस हिस्सों में बांटा गया है। तो फॉरेस्ट में है लैंड एक हिस्सा, दूसरा जो है वो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ओके, मतलब ये ज़मीन दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक, तो बैरन वेस्टलैंड, बैरन वेस्टलैंड मतलब ऐसा ज़मीन जहाँ का ऊपर का मिट्टी चला गया है हवा में, नहीं तो बारिश में, और वो उपजाऊपन गया है उसका, उसको हम बैरन वेस्टलैंड बोलते हैं। दूसरा लैंड पुट नॉट एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब वहाँ पर कुछ बांधा रहेगा स्ट्रक्चर, जैसा बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री ऐसा करके, इसलिए वहाँ पर कुछ खेती करने को नहीं मिल रहा है। ऑन आधा अनकल्टिवेबल लैंड, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग, मतलब यहाँ पर परमानेंट पास्चर मतलब ग्रेजिंग ग्रैंड जैसा रहता है, जहाँ पर सिर्फ गाय को चराने का काम चलता है और कुछ वहाँ पर होता नहीं, तो ऐसे ज़मीन को हम बोलते हैं परमानेंट पास्चर। दूसरा कैटेगरी जो है वो लैंड अंडर मिसलिनियस क्रॉप्स ग्रोन, मतलब ये यहाँ पर कुछ भी पहले से पेड़ लगाए हुए रहते हैं, जैसे आम का पेड़ पूरा जंगल में होगा, नहीं तो खेत में होगा, तो आम का पेड़ काट नहीं सकते और वह खेती नहीं कर सकते। ठीक, कल्टिवेबल वेस्टलैंड मतलब ये ज़मीन अच्छी रहती है पर वहाँ पर 5 साल तक किसी ने खेती नहीं किया होता है, तो इसको हम कल्टिवेबल वेस्टलैंड में भी डालते हैं। ठीक, बाद में फैलो लैंड, करंट फ्लो, इसमें भी दो हिस्सों में बांटा गया है, करंट फ्लो। ठीक, तो यहाँ करंट फ्लो मतलब एक साल नहीं तो उससे कम महीना वहाँ पर खेती नहीं किया होगा, उसको हम करंट फ्लो कैटेगरी में डालते हैं। और दूसरा रहता है हमारा आधा दिन करंट फ्लो लैंड, तो इसमें क्या रहता है 1 से 5 साल तक खेती नहीं किया रहता है, मतलब 1 साल नहीं तो 5 साल तक खेती नहीं किया रहता है, इसको हम करंट फ्लो लैंड में डालते हैं। उसके बाद आता है नेट सोन एरिया। सो नेट सोन एरिया मतलब हमारा खेती हम करते हैं, रेगुलर खेती करते हैं, 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बार हम खेती करने की कोशिश करते हैं, उसको हम नेट सोन एरिया बोलते हैं। तो पूरे साल का जो पैदावार होता है उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। ओके, सो नेट सोन एरिया मोर देन वंस इन अ ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, सो 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब and less than 10% in अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 80% खेती होता है पंजाब और हरियाणा में, मतलब बहुत खेती होता है, और सिर्फ 10% होता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड में। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटी सच ए डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वारिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट इन द लैंड डिग्रेडेशन। तो ये क्या बोल रहा है, इंसान के वजह से भी बहुत सारा नुकसान धरती को पहुंचता है। तो वो कैसे पहुंचता है, डिफॉरेस्ट मतलब पेड़ काटते हैं, माइनिंग करते हैं, ज़्यादा चरने से भी हो जाता है, क्वारिंग मतलब पत्थर काटते हैं, चट्टान में से पत्थर निकलना, उसको क्वारिंग बोलते हैं। तो इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग कॉज लैंड डिग्रेडेशन। तो अभी स्टेट के हिसाब से जा रहे हैं हम, कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम से डिग्रेड हो गया ज़मीन। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर माइनिंग की वजह से ज़मीन खराब हो गई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो दूसरा है वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा चरने की वजह से यहाँ पर खराब हो गई ज़मीन। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ओके, सो यहाँ पर ज़्यादा खेती करने की वजह से डिग्रेडेशन हो गया, मतलब ज़मीन का उपजाऊपन चला गया है। ग्राइंडिंग लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोप stone generate huge quantity of dust in the atmosphere, retard the infiltration of water in the soil after settles on the land। तो इसका मतलब क्या है, हम ग्राइंडिंग जब स्टोन मतलब मार्बल्स भी, ग्रेनाइट जब हम निकालते हैं चट्टान में से, तो उसको पॉलिश करने में बहुत सारा धूल निकलता है। तो धूल क्या होता है, जाकर ज़मीन पे इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने से क्या होता है, अंदर पानी घुसता नहीं क्योंकि वो सख्त परत जैसा रहता है, तो
वो अंदर पानी इन्फिल्ट्रेट मतलब अंदर जाता नहीं, ठीक, स्टॉप करते हैं अंदर से, तो उधर का मिट्टी वो खराब हो जाता है, ठीक। सो इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस वेस्ट बिकम सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है वो पानी में डाल देते हैं, वो नहीं तो लैंड पे जाता है, तो इसके वजह से भी खराब होता है, पोल्यूशन होता है बोलते हैं। सो देर आर मैनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, नहीं तो जो चरने का जगह है वो प्लानिंग करके चराने का उनको। सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट वेस्ट ट्रीटमेंट, रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। तो हम इसको वेस्ट लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाने का, माइनिंग को कंट्रोल करने का, जो यहाँ से कचरा निकलता है उसको रीट्रीटमेंट करके अच्छा करने का, रिड्यूस करने का पॉल्यूशन, ऐसे हम बचा सकते हैं बोल रहे हैं। So it takes millions of centimeter in relief, parent rock and bedrock climate, vegetation are the forms of life। तो ये बोल रहा है कि मिट्टी का कुछ सेंटीमीटर पैदा होने के लिए बहुत करोड़ों साल लगते हैं, ओके। तो पेरेंट रॉक मतलब बड़े जो चट्टान रहते हैं उसका ही वो मिट्टी हो जाता है, छोटे छोटे करके टुकड़े हो जाते हैं और बाद में मिट्टी में चेंज हो जाते हैं, ओके। तो ये कैसे हो जाते हैं? क्लाइमेट की वजह से, धूप छाँव, बारिश भी आते हैं उससे और टूटने लगते हैं। वेजिटेशन, खेती बाड़ी करते हैं उससे भी थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। और जानवर रहते हैं, अदर फॉर्म्स मतलब जानवर रहते हैं, नहीं तो पेड़ पौधे रहते हैं, वो भी उनको तोड़ देता है कभी कभी। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर सच एज टेम्परेचर, एक्शन ऑफ द रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज, डिकम्पोजर एक्सेट्रा। तो और भी चीज़ें हैं जो मदद करता है सॉइल को बनने के, वो है टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जो झरना भी रहता है वहाँ पर भी पत्थर जो रहते हैं वो भी टूट जाते हैं पानी के बहाव से। बाद में विंड भी लेकर रहता है, तो ग्लेशियर टूटते हैं तभी भी वो थोड़े थोड़े चट्टान को ब्रेक कर देते हैं। और डिकम्पोजर जो कीड़े मकोड़े जो रहते हैं हमारे, वो भी स्टोन को कुरेद देते हैं, उनको बारीक बनाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कलर, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब इसको बाद में हम बांटा गए हैं कलर में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। टेक्सचर के बाद में थिकनेस, मोटा बारीक, टेक्सचर मतलब किसे क्या क्या कॉम्पोजिशन रहता है अंदर के, एज कितना साल पुराना होता है। बाद में केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के, तो ये सब बाद में बांटा गया था। तो अभी हम सॉइल देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो पहला है हमारा एल्यूविलियम सॉइल। तो एल्यूविलियम सॉइल जो है वो ज़्यादा करके पाया जाता है और बहुत यूज़ होता है, यूजफुल सॉइल रहता है, ठीक है। तो बांगर सॉइल और खादर सॉइल, इसमें दो कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। दोनों सॉइल अच्छा ही रहता है, दोनों फर्टाइल ही रहता है, पर थोड़ा डिफरेंस रहता है दोनों में, ठीक। सो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट, ठीक। तो यहाँ कहाँ कहाँ का मिलता है ये सब? तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राजस्थान, गुजरात, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स, तो ये रिवर्स में मिलता है और ये जगह पे मिलता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या रहता है? प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड मतलब बड़े टुकड़े थोड़े सैंड में रहते हैं, सिल्ट मतलब उससे थोड़े छोटे, और क्ले मतलब एकदम बारीक में रहती, ठीक। तो प्रोपोर्शन ऑफ पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, तो ये इसमें मिक्सचर रहता है, इसके वजह से वहाँ पर अच्छे पेड़ पनपते हैं, ठीक है। तो ये किस किस फ्रूट्स के लिए अच्छे रहता है? तो शुगर केन इसमें पैदा होता है, पैडी मतलब राइस हमारा, वीट बाद में होता है, गेहूँ, और बाकी के आपके ये धान्य जो रहते हैं वो भी होते हैं, ठीक। The soil in the dry area are more alkalic and can be produced after proper treatment and irrigation। तो जहाँ पर एल्यूविलियम सूखे जगह पर रहता है वहाँ पर ये ज़्यादा बेसिक रहता है। अल्कालिक मतलब बेसिक, उसमें एसिड की मात्रा कम रहती है, तो हम थोड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट करके वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन बना सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल। द ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक। तो ये किससे पैदा होता है? लावा जो रहता है हमारा, ठीक, वो सूखने के बाद जो रॉक होता है वो रॉक टूटने की वजह से हो जाता है,
Okay, so lava flow barren rock materials are the factor for the formation of black soil. कहाँ पर मिलता है ये? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी, कृष्णा वैली, यहाँ पर मिलता है। तो इसमें क्या रहता है? एक्सट्रीम फाइन क्ले मटेरियल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और लाइम रहता है इसमें। और इसमें क्या पैदा होता है? कॉटन होता है पैदा। सो उसके बाद देखेंगे, दे आर वेल नोन फॉर कैपेसिटी होल्डिंग मॉइस्चर, इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर मिट्टी जो रहता है वो ज़्यादा नमीपन सोखने में काबिल रहता है। तो इसके वजह से यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत मिलते हैं पेड़ पौधों को। तो पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, तो इसमें फॉस्फोरिक जो रहता है वो नहीं रहता है एटसे। तो इसके वजह से क्या होता है? गर्मी के मौसम में यहाँ पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। एंड विच हेल्प इन द प्रॉपर एक्सेलरेशन ऑफ सॉइल। पर वो क्या करते हैं? वो मदद करते हैं उनको, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसमें घुस जाता है और उसको न्यूट्रिशन पैदा कर देता है। So the soil are sticky when wet and difficult to cultivate unless tilled immediately after the first shower during the pre-monsoon। तो ये ज़मीन बहुत ही सख्त रहती है, पर जब भी बारिश गिरता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, वेट और मतलब गीली हो जाती है और खेती करने के लिए आसान हो जाती है। तो इसको बारिश पर गिरने के बाद जल्दी जोत देते हैं क्योंकि वो आसान हो जाता है जोतने को। तो उसके बाद आता है येलो और रेड सॉइल, क्रिस्टलाइन इग्निशियस इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो ये क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से बनता है। ओके, तो कहाँ पर होता है ये? ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन अलोंग विद द प्रेडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर ये सब मिलता है। तो आयरन क्रिस्टल्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक इसमें मिक्स रहता है। तो इट यू लुक्स येलो व्हेन ऑकर्स इन हाइड्रेट फॉर्म। तो जब भी बारिश गिरता है नहीं तो पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का येलो कलर में बदल जाता है मिट्टी। इसके बाद जो मिट्टी आता है उसको हम लैटराइट सॉइल बोलते हैं। तो लैटराइट सॉइल कहाँ मिलता है? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। हाँ, तो ये कहाँ पर पनपता है? ये ज़्यादा बारिश होता है और गर्मी भी रहता है उसकी जगह पर ये होता है। तो इसमें क्या होता है? ज़्यादा बारिश गिरने के कारण लीचिंग हो जाता है। लीचिंग मतलब अंदर पानी चला जाता है और वो न्यूट्रिएंट जो है वो सब बहा के लेके जाता है। ओके, सो वेस्टर्न घाट्स रीजन, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये सब जगह पर ये मिलता है। यहाँ पर डीप वेरी एसिडिक प्रॉपर्टी रहता है, नीचे चला जाता है तो नीचे का पानी जो होता है वो एसिडिक भी बन जाता है और ह्यूमस इसमें बहुत कम रहता है। तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या होता है? टी और कॉफ़ी का प्लांटेशन होता है ये ज़मीन पर। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पर कैजू का खेती होता है यहाँ पर। तो दे आर prone to erosion and denudation due to their physical of landscape। तो यहाँ पर ज़्यादा इरोजन होने का चांसेस रहता है कि तो मतलब मिट्टी बहा के लेके जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एरिड, इसके बाद आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेड और ब्राउन कलर का होता है और ये सैंडी टेक्सचर में रहता है और ज़्यादा सलाइन रहता है, मतलब ज़्यादा नमकीन वाला मिट्टी रहता है ये। और ये बहुत ही सैंडी मतलब रेती वाला रहता है। तो सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय एवोपरेटिंग। तो यहाँ पर आप जो आप खाने वाला नमक रहता है वो सिर्फ पानी डाल के वाफ बन के उड़ने के बाद वहाँ पर सॉल्ट रह जाता है, इतना यहाँ पर नमकीन रहता है। सो द ड्राई क्लाइमेट एंड द हाई टेम्परेचर एवोपरेट्स फास्टर एंड द सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो क्या होता है? यहाँ पर ज़्यादा धूप होने के कारण और यहाँ पर कीड़े मकोड़े सब पैदा नहीं होते, वो मर जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर मिट्टी रहता है वो गीली नहीं रहती और यहाँ पर कीड़े भी पनपते नहीं। तो इस मिट्टी में लोअर हॉरिजन जो नीचे का मिट्टी रहता है वो कंकर में ऑक्यूपाइड किया रहता है। कंकर मतलब क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के सख्त परत रहता है जो पानी को घुसने को नहीं देती है और इसके वजह से यहाँ पर नीचे पानी का सोर्स भी नहीं रहता है। ठीक, तो उसके बाद लास्ट जो आता है वो हमारा फॉरेस्ट सॉइल रहता है। तो फॉरेस्ट का सॉइल पहाड़ों पे मिलता है, हिली एरियाज में मिलता है। ठीक, तो लूमी एंड सिल्ट एंड वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन आर अपर स्लोप। तो यहाँ पर मिट्टी जो रहता है वो लूमी मतलब काली काली मिट्टी रहती है और सिल्ट इसमें बहुत बारीक मिट्टी रहता है ये। ठीक,
तो ये स्नो एरियाज इन हिमालय दे आर सॉइल एक्सपीरियंस डेडिटेशन एंड एसिड विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो स्नो एरिया मतलब हिमालय में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, क्यों ये ऊपर से बर्फ़ में ढकी रहती है तो अंदर कुछ भी जाने को नहीं मिलता है और वो एसिडिक बन जाती है, ह्यूमस भी इसमें कम रहता है। The running water cut through the clay soil makes the deep channels called gullies, and the land becomes unfit for cultivation are called badlands. चंबल बेसिन such as land are called ravines. तो ये ज़मीन ऐसी है जहाँ पर कोई बाढ़ भी आ गया तो ऊपर वहाँ पर गली जैसा बन जाता है, मतलब वहाँ की जो मिट्टी रहती है वो चली जाती है और चली जाने के कारण वहाँ पर गली जैसा जो नाला जैसा बन जाता है, वो नाले को हम गलीज बोलते हैं। और ये जो ज़मीन रहती है वो उपजाऊ नहीं रहती, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन जो रहती है वो बहा के लेके जाती है, तो इसको बैड लैंड भी बोलते हैं हम। तो चंबल बेसिन में इसी ज़मीन को हम राविन्स बोलते हैं, उन्होंने नाम दिया है राविन्स बोलते हैं उसको। तो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर ए लार्ज एरिया डाउन द स्लोप एंड सच के द टॉप सॉइल वॉश्ड अवे एंड दिस इज नोन एज शीट इरोजन। तो कभी कभी क्या होता है, कभी भी बाढ़ आता है तो ऊपर की परत ही लेके जाता है, यहाँ पर गलीज नहीं बनता है, ऊपर का ही परत लेके जाता है, तो इसको हम शीट इरोजन बोलते हैं। ऊपर का मिट्टी अच्छा रहता है वो चला जाता है। तो विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ द फ्लैट एंड स्लोप लैंड नोन एज विंड इरोजन। तो हवा में बह के जाता है रेती, उसको हम विंड इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू डेनुटेशन डिफेक्टिव मेथड एंड प्लाविंग एंड रॉन्ग वे। मतलब फार्मर जो खेती करते हैं वो रॉन्ग वे से किया तो भी सॉइल इरोजन हो सकता है, मतलब मिट्टी जा सकता है बोल रहे हैं। तो प्लाविंग अलोंग द कंटूर लाइन, तो ये हम कैसे बचाया जा सकता है, तो इसका पहाड़ों पे जो खेती करते हैं वो पहाड़ का रेती नीचे खसकने से कैसे बचाया जाता है, तो इसके लिए ये स्टेप्स दिए गए हैं बोल रहे हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो प्लाविंग अलोंग विद द कंटूर लाइन एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लाविंग। तो प्लाविंग जब करते हैं हम तो तभी भी उसको कंटूर प्लाव मतलब वो स्टेप्स में काटा जाना चाहिए। तो स्टेप में काटा जाए तो उसका जो फ्लो का स्पीड रहता है वो कम हो जाता है और ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो स्टेप्स करने से क्या होता है, वहाँ पर कंटूर प्लाविंग मतलब उसको एक स्टेप्स जैसा बनाते हैं और उसके बॉर्डर पे स्टोन्स लगाते हैं, नहीं तो ऊंचा करते हैं थोड़ा ज़मीन। और क्या होता है उसकी वजह से पानी जो है ऊपर से चला जाता है पर रेती वहाँ पर ही रह जाता है, मिट्टी नहीं जाती है। ओके, तो पहाड़ से फ्लो नीचे आता है पर मिट्टी नहीं आता है। ओके, तो उसके बाद दूसरा है वो स्टेप्स वैसे ही करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं और उस पर खेती करते हैं। तो स्टेप्स बनाने की वजह से उसका फ्लो जो रहता है, स्पीड रहता है वो कम हो जाता है और नीचे मिट्टी जाती नहीं है। ओके, तो इसमें साइड में बॉर्डर पे कुछ नहीं लगाते, सिर्फ स्टेप्स है वो बड़ा रखते हैं, तो ज़्यादा बड़ा रखने से भी वहाँ पर मिट्टी जाती नहीं। ओके, और दूसरे उसके बाद लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये क्या करते हैं, ज़मीन फ्लैट ज़मीन जो रहता है प्लेन ज़मीन वहाँ पर खेती करते हैं और खेत लगाते हैं, उसके दोनों बाजू में कोई भी घास उगाते हैं। तो घास उगाने से क्या होता है, जो बहाव रहता है हवा का उसमें हवा में उड़ के नहीं जाती है। ओके, तो इसी की तरह और एक रहता है उसको हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री क्रिएट अ शेल्टर बेल्ट एट दिस वर्क सिमिलर वे। Okay, row such as tree called shelter belt. These shelter belt have contributed significant to the stabilization of sand dunes and stabilizing desert and what India, West India. Okay, तो ये क्या करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग की तरह, पर यहाँ पर बड़े पेड़ लगाते हैं। तो बड़ा पेड़ की वजह से क्या होता है, ये राजस्थान में ज़्यादा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हवा जो रहता है उसका पेड़ की वजह से आगे चला नहीं जाता है, वहाँ पर रोक देता है हवा को पेड़ पौधे, और अंदर का जो ज़मीन रहता है वो उड़ के नहीं जाती है हवा के बहाव से। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लेसन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।